वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम सौरभ जी, अंकेश, प्रभा, शांति, सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास के लिंक को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज मेरी क्लास की लिंक को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। वेलकम पारितोष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। फटाफट सभी स्टूडेंट्स, सभी अभ्यर्थी जो कि एमपीपीएससी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी से कहना चाहूँगा फटाफट मेरी क्लास से जुड़ जाएं। आज एमपीपीएससी का अगला चरण हिस्ट्री, इतिहास पर हम एमसीक्यूज लेने वाले हैं विथ ऑल फैक्ट। तो आ जाएं सभी लोग, सभी विद्यार्थी आ जाएं। अगले 1 मिनट में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने कल आपसे कमिट किया था कि आज हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे, तो आज हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री में तुर्कों का आगमन, तुर्कों का आक्रमण जो हुआ था, दिल्ली सल्तनत, इन सब पर हमें आज एमसीक्यूज लेने वाले हैं। फटाफट सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास की लिंक को शेयर करें। जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं सभी का मेरा स्वागत करता हूं अपने स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पे, और क्लास को लाइक करें और एक बार फटाफट हेलो कमेंट कर दें और आप लोग बता दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सभी स्टूडेंट्स, सभी पारितोष, अंकेश, सौरभ, क्लास को लाइक कर दें, लाइक बटन प्रेस कर दें फटाफट। बार बार आप लोगों से फिर नहीं कहना पड़ेगा मुझे। जो नए विद्यार्थी हैं सिर्फ उन्हीं से मैं कहूँगा जो लाइक कर देंगे, वो लाइक बटन एक बार दबा दें, उसके बाद में दोबारा उसको छुए ना, ठीक है। चलिए क्लास के लिंक को शेयर कर दें। तुर्कों का आक्रमण से हम 712, ठीक है, 712 ईस्वी से हम, जी थैंक यू पारितोष जी, आवाज़ आपको मेरी आ रही है, सभी को आ रही होगी। फिर क्लास में लाइक बटन प्रेस करें आप लोग। लाइक मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रहा है एक्चुअली, आई एम नॉट गेटिंग लाइक फ्रॉम द सो मेनी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें। चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं तुर्कों के आक्रमण से। ये पहला प्रश्न मैं ले लिया है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर करेंगे, कमेंट्स में आंसर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें। चलिए ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी, बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। ABCD, कौन सा विकल्प सही है इसका? चलिए इसका जो आंसर है, अगर आप 712 में जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम, इसकी विजय हुई थी 712 में। ध्यान रहे 712 में इसकी विजय हुई थी। और ये कहाँ से आया था? तुर्की था ये, और ये मरकान से, कहाँ से? मरकान से भारत पे इसने आक्रमण किया था, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र में ये घुसा था सिंध की तरफ से, ठीक है। सिंध में इसने विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर, राजा दाहिर, ठीक है। राजा दाहिर को इसने हराया था, ठीक है। वो कैसे हारा था? उसकी मजबूरी थी, उसका हाथी घायल हो गया था। क्या हो गया था? हाथी घायल हो गया था। जब हाथी घायल हो गया तो वो वापस अपनी सेना की तरफ में मूव कर लिया था, कासिम की तरफ में आगे बढ़ गया था। जब वो कासिम की तरफ में आगे बढ़ गया तो दुश्मनों की सेना ने उसको घेर लिया था और घेर के उसको घायल कर दिया। वो घायल हो गया और उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने इसको
इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है ना, राजा दाहिर, ध्यान रखिएगा, राजा दाहिर। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है जी। हिंदू राजा था वो, राजा दाहिर। ठीक है, हिंदू राजा था और राजपूत राजा था ये। ठीक है, राजपूत, राजपूत राजा था राजा दाहिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया प्रश्न नंबर 2। मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था मोहम्मद बिन कासिम, बताएं। तुर्की था, मंगोल था, अरबी था या फिर तुर्क अफगान था, कौन सा विकल्प सही है इसका। सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, अभी तक मेरे को लाइक बटन नहीं दिख रहा है, सभी ने प्रेस नहीं किया लाइक बटन। और क्लास के लिंक को भी शेयर करें आप, और क्लास को लाइक कर दें फटाफट, जितने भी विद्यार्थी लाइव दिख रहे हैं मुझे। देखिए इसका आंसर, देखिए अरबी था ये, मैंने पिछले प्रश्न में आपको तुर्क बताया था, तुर्क नहीं ये अरबी था, अरब से आया था ये। ठीक है, अरबी था ये। इसका आंसर अरब है, अरबी था ये, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरब, अरब से आया था ये। ठीक है, 712 में। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया जी हाँ, अरब का जो खलीफा था, अरब का जो खलीफा था, ये खलीफा का क्या था, ये भतीजा था, ध्यान रखें, खलीफा का ये भतीजा था और दामाद भी था। ठीक है ना, उसके कहने पर। और इसकी उम्र कितनी थी, इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, 18 वर्ष का था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में इसने यहाँ पर ये कमाल दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया प्रश्न नंबर 3। भारत पर मोहम्मद महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, 1001 से लेके 1027 के बीच में। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, जो सोमनाथ का मंदिर है उसको उसने कब लूटा था, बताएं। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है। 1001 से इसने भारत पे आक्रमण करना चालू किया था और लगभग 17 बार इसने आक्रमण किए थे और विजय प्राप्त की थी, एक भी युद्ध नहीं हारा था ये, एक भी युद्ध में हारा नहीं था, सिर्फ एक युद्ध से वो वापस लौट गया था, और वो था चंदेल के साथ में युद्ध हुआ था, ध्यान रखें, चंदेल के साथ में, मोहम्मद महमूद गजनवी। अच्छा, इसका जो सही विकल्प है वो बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 1025 से लेके 1026 में। ठीक है, इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, ध्यान रखिएगा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और लगभग 20 लाख मुद्राएं, कितनी, 20 लाख मुद्राएं लूट के लेके गया था। ठीक है ना, अपने घोड़े हाथियों पर भरवा के ले गया था और साथ ही साथ सोमनाथ के मंदिर को इसने तोड़ भी दिया था। ठीक है ना, उसको तोड़ दिया था, ध्यान रहे, उसको बेकार कर दिया था, निस्त नाबूद कर दिया था, बिल्कुल जर्जर कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ये आ गया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था, महमूद गजनवी का कौन सा था जो कि कारण नहीं था जिस कारण से उसने आक्रमण किया है। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसमें से, प्रश्न नंबर 4।
सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें। देखिए आप लोगों ने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे लाइक अभी नहीं मिले हैं। सभी लोग लाइक करें जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज। देखिए इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का था, उसका उद्देश्य भारत पर साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। ये बिल्कुल कारण है, ये कारण नहीं था उसका, ठीक है ना। इसलिए वो ईरानी संस्कृति का प्रसार नहीं करना चाहता था, कोई प्रचार नहीं करना चाहता था, ठीक है, ठीक है। बी है, ईरान संस्कृति का प्रसार करने नहीं आया था, वो सिर्फ लूट के माध्यम से आया था, लूट करने आया था वो, ध्यान रहे, लूट करने आया था वो, और लूट कर वो वापस चला गया था, साम्राज्य की स्थापना करने नहीं आया था। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। चलिए, बिल्कुल मोहम्मद गौरी ने फैलाया था, मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, मोहम्मद गौरी से। वैसे उद्देश्य अरबों का था साम्राज्य की स्थापना करना, लेकिन अरब भी सफल नहीं हो पाए थे, फिर मोहम्मद गौरी, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून अजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 का आंसर दें। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवें, कमेंट्स में पार्टिसिपेट करें अपना आंसर, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी क्लास की लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को लाइक कर दें आप। देखिए इसका जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है आ, अल बरूनी। ध्यान रहे, अल बरूनी से संबंध था महमूद गजनवी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 6, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताएं, हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी या फिर चंद्र बरदाई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? दरबारी इतिहासकार कौन था? ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें, इसलिए मेरी क्लास की लिंक को आप शेयर कर दें अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी उससे। देखिए इसका जो आंसर है 6 का, वो है बी, उत्बी। उत्बी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, जो कि महमूद गजनवी के इतिहास के बारे में लिखता था, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपका, ये लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो आंसर है वो है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, और उसके लिए धन संग्रह करने के लिए मुख्य उद्देश्य था जो भारत पे आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, और 17 बार इसको लूटा था, ये सिर्फ मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। लाइक, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके पास, ये आ गया, प्रश्न नंबर 8, 1008 से लेकर 9 तक वाहिंद के युद्ध में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ए बी सी डी,
कौन सा विकल्प सही है इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, इसका आंसर है महमूद गजनी और आनंद पाल के साथ में ये युद्ध लड़ा था। ये इसका सही विकल्प है, याद रखिएगा। ठीक है, आनंद पाल जो कि किसका, जयपाल का क्या था, बेटा था, जयपाल का पुत्र था। ध्यान रहे, जयपाल जो कि महमूद गजनबी से सबसे पहले हारा था। ध्यान रहे, जयपाल के साथ में महमूद गजनबी का युद्ध हुआ था 1001 में, जिसमें कि ये इसकी हार हो गई थी और ये हार गया था। ठीक है, ये हार गया था जो कि 1001 में हुआ था। 1008 में आनंद पाल के साथ में हुआ था और हारने के बाद में यहाँ से भी लूट के लेके गया था। इसने यह हार गया था और हारने के बाद में ये मरा नहीं था, इसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। जब इसने अपनी हार स्वीकार कर ली तो मुख्य उद्देश्य क्या था महमूद गजनबी का? महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। जब वो धन लूटने के उद्देश्य से आया था तो जयपाल ने बहुत सारा धन, ठीक है ना, उनकी खुद की जान बचाने के एवज में बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति उसको दी, जिसको लेकर वो चला गया और उसको जिंदा छोड़ दिया था। जब उसको जिंदा छोड़ दिया तो उसको बहुत 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 ज़्यादा आत्मग्लानि हुई। इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि हुई कि वो रात में अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे को बुलाने के बाद में कहता है, बेटा अब ये राजपाट आप संभालो। जो उसका बेटा था ना आनंद पाल, अब मैं इस राजपाट के लायक नहीं रहा हूँ। और उसके बाद में वो राजपाट की पूरी चाबी देकर, ठीक है, रात में सोने चला जाता है। उसके बाद में वह स्वयं आत्महत्या कर लेता है। इतनी आत्मग्लानि होती है कि उसको आत्महत्या कर लेनी पड़ती है। तो वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद में आनंद पाल गद्दी पर बैठता है। फिर दोबारा आता है महमूद गजनबी और 2008 में आनंद पाल को भी हरा देता है। ठीक है ना। इसके बीच में 1006 में भी युद्ध होता है। 6 में जो युद्ध होता है वो मुल्तान के साथ में होता है। ठीक है ना। मुल्तान के युद्ध में किसको, फतेह दाऊद किसको हराता है? ये फतेह दाऊद को हराता है। ये याद रखिएगा, फतेह दाऊद को 1001, 1006, उसके बाद में 1008 और 9। ठीक है, इस तरीके से ये क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 1001, फिर 1006, उसके बाद में 1008। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। काफी कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन आपको कर दिया। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? बताइए। कन्नौज, दिल्ली अजमेर, दिल्ली पंजाब या अजमेर उदयपुर? कौन सा विकल्प सही है इसमें से? सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवें, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में। देखिए, आप जब तक कमेंट्स में आंसर नहीं देंगे आपकी खुद की एक्यूरेसी में आपको याद नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे भी ध्यान से और उसका आंसर भी दे पाएंगे। बताएं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? देखिए, इसका आंसर है दिल्ली और अजमेर। ठीक है, दिल्ली और अजमेर ये दोनों विकल्प सही हैं। मोहम्मद गौरी का जब आक्रमण हुआ था, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का शासक था। ठीक है, और ये आक्रमण कब हुआ था? 1191 और 1192 में। ठीक है ना। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का फर्स्ट और तराइन का दूसरा, ये 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, इसमें जीत हुई थी, भगा दिया था इसमें। दूसरे में हार हो गई थी। वो हार क्यों हुई थी? क्योंकि मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? कन्नौज के राजा जयचंद ने इनका साथ दिया था और वो हार गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 10। बताएं
तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताएं। ए बी सी, अभी मैंने आंसर बताया इसका, आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है, मुझे दिख रहा है जितने स्टूडेंट कनेक्ट हैं उन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और फटाफट मेरी क्लास को शेयर कर दें, फटाफट कर दें सभी विद्यार्थी। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सभी लाइक कर रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं दिख रहे हैं मेरे को जितने स्टूडेंट कनेक्ट हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है द्वितीय युद्ध जो हुआ था तराइन का, मैंने अभी बताया था आपको 1192 में, ठीक है ना, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, जीत गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 11। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? बतावे। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसमें? जी, मीर जाफर को तो खैर क्लाइव का कुत्ता कहते थे। क्या कहते थे? क्लाइव का कुत्ता या फिर क्लाइव का गधा, क्लाइव का गधा कहा जाता था। ठीक है, चलिए, वो तो बक्सर और प्लासी की लड़ाई की बात है, काफी आगे की बात है। जब अपन उसका क्वेश्चन लेंगे, जब अपन पढ़ेंगे, तब उसके बारे में और चर्चा करेंगे पारितोष जी। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, ध्यान रखिएगा, मित्र भी थे और दरबारी कवि भी थे इनके। ठीक है, दरबारी कवि भी थे। ठीक है, जी हाँ, मत चूको चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की जो आंख फोड़ी थी उसको मारा था, वो इसीलिए मारा था। ठीक है ना, एक अचूक धनुर्धारी था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 12। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? बताइए। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 का? बताएं। देखिए इसका जो आंसर है वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये सूफी संत थे, जिसकी जो कुतुब मीनार बनाई थी ये दिल्ली में है अभी। ठीक है ना, इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? किसने शुरू करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य चालू करवाया था और इसकी फर्स्ट स्टोरी बनवाई थी। जी, उसका गुरु था ये। उसके बाद में इसका काम आगे बढ़वाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उसके गुलाम ने। कौन ने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़वाया था। ठीक है ना, उसकी आगे की स्टोरीज बनवाई थी। ठीक है ना, इसमें 3 लोग, ठीक है ना, 3 लोग बहुत जिम्मेदार हैं इसको आगे बढ़वाने के लिए। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का भी नाम इसमें जुड़ता है क्योंकि इसने इसको रिपेयर करवाया था। ठीक है, रिपेयर का काम इसने करवाया था, जीर्णोद्वार। ठीक है, कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश ने, पूरा काम इसने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्य में पूरा हुआ? किसके कार्यकाल में? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प का आंसर देवें।
देखिए इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, इल्तुतमिश। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, सुल्तान साहबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? बताएं। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? हम्म, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश बिल्कुल सही नाम है। देखिए इसका विकल्प डी बिल्कुल सही है, चौगान खेलते समय, ठीक है ना, घोड़े से गिर गया था ये, और घोड़े से गिरने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया जी, पोलो या चौगान बोलते थे उसको। 15वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जी, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका, बताएं। इसका जो सही विकल्प है वो ए है, ध्यान रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा से वैध मान्यता पत्र प्राप्त हुआ था, ये गलत है। ठीक है, असत्य है ये। ठीक है, इक्ता प्रथा लागू की थी, बिल्कुल सही है। रजिया सुल्तान जो कि इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, बिल्कुल सही है। और रजिया सुल्तान सामंत वर्ग को शक्ति जोड़ने के लिए गैर तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति का गठन का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है जी। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 16, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी, बताइए। ए बी सी डी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। ठीक है, इल्तुतमिश के बेटे भी बहुत थे, ठीक है ना, इसके 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे इसके, लेकिन चारों पुत्र क्या थे, शासन चलाने के योग्य नहीं थे, अयोग्य पुत्र थे। सिर्फ इसकी बेटी जो थी वो योग्य थी, इसलिए बेटी को ही सत्ता सौंपी थी इसने, बेटी को ही गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, रजिया सुल्तान को। ठीक है ना, एक भी योग्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? बलबन, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह या फिर इल्तुतमिश, कौन सा विकल्प सही है? बताएं। देखिए इसका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर, नसरुद्दीन शाह।
ध्यान रहे, नसरुद्दीन शाह जो है वो एक दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था। 17 का सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। रजिया बेगम को असफलता का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना, वो असफल क्यों रही थी? कमजोर शासन, आर्थिक स्थिति, अमीरों का कुचक्र या फिर न्याय व्यवस्था का अभाव? बताएं। देखिए इसका जो विकल्प है वो है अमीरों का कुचक्र। अमीरों के कुचक्र के कारण, ठीक है ना, रजिया बेगम असफल रही थी। असफलता का यही प्रमुख कारण इनका रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 19। बलबन संभवतः गुलाम वंश का सबसे कुशल शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने क्या कार्य किए थे? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? जी, उसके भाई भी विरोध करते थे क्योंकि वो उतने योग्य नहीं थे और गद्दी पर नहीं बैठे थे। बताएं इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी ऊपर दिए हुए सारे विकल्प बिल्कुल सही है। मदपान, अमोद प्रिय लोगों का उसने साथ छोड़ दिया था। सामान्य लोगों से वार्तालाप करना बंद कर दिया था। साथ में सजदा, पेवो जैसे नियम जारी इसने किए थे। तो ये सारे विकल्प इसके बिल्कुल सही हैं। इसलिए बलबन गुलाम वंश का सबसे कुशल शासक बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 20। बलबन के दरबार की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? ए बी सी डी, बताएं कौन सा विकल्प सही है? इसका सही विकल्प है कठोर अनुशासन। बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाला ये सुल्तान था बलबन। ठीक है जी, चालीसा भी खत्म किया था, बिल्कुल सही कहा। अगला प्रश्न आ गया 21वां। बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार क्या था? बताएं ए बी सी डी, न्याय विभाग, जन भागीदारी, शक्तिशाली सेना या तुर्क पदाधिकारियों की नियुक्ति? जी, इसका जो सही विकल्प है, इसके पास में बहुत ही शक्तिशाली सेना थी, इसलिए वो निरंकुश था। ठीक है, सेनाओं पे बहुत ज्यादा जोर दिया था और सेना बहुत मजबूत इसने बना ली थी। अगला विकल्प आ गया, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 22। बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? बताएं ए बी सी डी, अबुल फजल, फिरदौसी, अलबरूनी या अमीर खुसरो, कौन सा विकल्प सही है? सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं अभी तक उतने लाइक नहीं मिल रहे हैं, फटाफट लाइक बटन दबा दें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें। देखिए इसका जो आंसर है वो डी अमीर खुसरो, जो कि बलबन के समकालीन था। ध्यान रहे, अमीर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का अगला प्रश्न आ गया,
प्रश्न नंबर 23, अपने चाचा व ससुर गयासुद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी की निम्न में से क्या विशेषता थी, बताइए जी। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे विकल्प सही हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षी था वो, एक कुशल योद्धा भी था और एक क्रूर और कठोर प्रवृत्ति का भी था ये। इस कारण से वो सबसे ज्यादा सफल भी हुआ था, ठीक है ना। प्रशासन नीति उसकी बहुत ही ज्यादा कठोर थी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि गयासुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, जो कि उसका चाचा भी था और उसका ससुर भी था। गयासुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक था ये। चलिए, कब हुई थी ये? 1290 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया था, बताइए। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? बताएं, विच वन इज द करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी विकल्प बिल्कुल सही है। इसका 24 का ध्यान रहे। इसका जो प्रशासन था बहुत ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त था। मंगोल के आक्रमण से रोकने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी और वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किया था, तथा इसने राजस्व राजस्व वसूलने के लिए, ध्यान रखें, किसानों से और वहां की जनता से 50% राजस्व वसूलता था ये, ठीक है ना, कर के रूप में, जो कि अपनी सेना, ठीक है ना, अपनी जितनी भी सेना थी इसकी, वो सब सैलरीड थी सबको, ठीक है ना, सबको देता था सैलरी, तनख्वाह पे रखे थे महीनावार, ठीक है ना, माहवार सेना को सैलरी दिया करता था ये। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 25, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, बताइए। ए बी सी डी, बताएं। सभी स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक माय क्लास एंड शेयर माय क्लास लिंक। बताएं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ये। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 26, बताएं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। 1, 2, 3, तीनों को पढ़िए और इसमें से सही कोड को चुनना है अपने को। बताएं कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो तीनों के तीनों ऊपर के विकल्प बिल्कुल सही है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। उसने कृषक जमीनों पर पैमाइश के बाद जमीन पर मालगुजारी वसूली की थी, ठीक है ना। उसने लगान पर अपनी पूरी सल्तनत पर, ठीक है ना, उसने प्रांत के गवर्नरों को
का जो अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। पूरी की पूरी सल्तनत पर लगान लागू की थी, ठीक है ना, लागू, सबसे लगान लेता था वो। ठीक है, ये है इसका मतलब। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 27। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, बताइए। मंगोल चंगेज खां आया था, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही विकल्प है इल्तुतमिश। 1228 में आया था। चंगेज खां मंगोली आक्रमणकारी था, 1228 में इल्तुतमिश पर, ठीक है ना, आक्रमणकारी था, उस समय ये आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश ने अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद या फिर नुसरत शाह, कौन सा विकल्प सही है? जी, इसका जो सही विकल्प है नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का सबसे आखिरी अंतिम शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम कब हुआ था खत्म है? क्यों? तुगलक वंश कब से आया था? 1320 से लेके 1414 तक रहा था, तो 1414 का ये अंतिम शासक था। ठीक है, सी द करेक्ट आंसर। 1414 में इसकी हत्या कर दी गई थी, और इसके बाद में सैयद वंश, ध्यान रहे क्या, सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश, खिज्र खान है, किसने? खिज्र खां, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला विकल्प अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? जितने भी अमीर थे और सुल्तान थे वो किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरब? हाँ, उसने नहीं लिया था। सबसे ज्यादा गुलाम वंश मंगोली आक्रमणकारियों से बहुत डरते थे, इसी कारण से वो अपने साम्राज्य का, ठीक है ना, साम्राज्य का विस्तार भी नहीं कर पाए थे। साम्राज्य का विस्तार इसी कारण से नहीं कर पाते थे क्योंकि वो मंगोलों से बचने का पूरा उपाय ढूंढते रहते थे, पंगा नहीं लेना चाहते थे, डरते थे उनसे। चलिए इसका विकल्प क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का तुर्क, सबसे ज्यादा अधिकांश अमीर और सुल्तान कौन थे? तुर्क थे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। मलिक काफूर कौन था, बताइए। मलिक काफूर कौन था? ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? मलिक काफूर कौन था? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक कर दें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर क्लास होती है मेरी 1 बजे, ध्यान रहे मेरी 3 क्लास होती हैं। सुबह 10 बजे क्लास होती है, फिर 1 बजे होती है, उसके बाद में 6 बजे। 10 बजे हम लेते हैं एमपीजी के,
ठीक है, 1 बजे हमारी ये हिस्ट्री, इसमें वेरिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। आज हिस्ट्री की है तो कल हम इसकी जियोग्राफी की लेंगे। कल की जो क्लास है इसकी 1 बजे की, वो जियोग्राफी की होगी, ध्यान रहे। उसके बाद में 6 बजे की क्लास जो है वो MPPSC की रहेगी, MPPSC, ठीक है, PSC की क्लास होगी, MCQs। चलिए, इसका जो सही विकल्प है वो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का सेनापति था ये, क्या? मलिक काफूर। वेरी गुड आंसर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसके, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। दक्षिण विजय का ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण के विजय में, अगर दक्षिण में कदम किसी ने रखा था तो अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत काल में किसी ने कदम रखा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कदम रखा था दक्षिण विजय में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, बताइए, जिसने स्थायी सेना रखी थी? ABCD, कौन सा विकल्प सही है इसका? स्थायी यानी कि परमानेंट, परमानेंट सेना रखी थी, जिसको कि वो माहवार ही देता था, यानी कि माहवार उनको खर्चा देता था, यानी कि उनको पेमेंट करता था, मासिक, मासिक भुगतान होता था। कौन सा विकल्प सही है इसका? देखिए, इसका विकल्प सही है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कि परमानेंट एक स्थायी सेना रख के रखी थी, जो कि मासिक भुगतान करता था उसको, ठीक है ना। ठीक है, घोड़े पे दाग लगाना, ठीक है ना, सैनिकों का हुलिया पहचानना, ये सारी जो प्रथा थी, ये सारा चलन अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही रखा गया था। सैनिकों का हुलिया तैयार करना, घोड़े पर दाग लगाना, ठीक है, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। चलिए, अगला प्रश्न आ गया, ये रहा प्रश्न नंबर 32। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को शेयर कर दें, क्लास के लिंक को लाइक कर दें क्लास को, और साथ में मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखें, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्लास मैं हर रोज लेता हूं, सभी विद्यार्थी आए जी। भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामिक परंपरा अर्थात के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 32, ABCD। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, सबसे पहले ये बता दें। डू यू लाइक माई क्वेश्चंस, डू यू लाइक माई क्लास और नॉट? कम ऑन, पुट योर कमेंट्स। आपको मेरी क्लास, मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? देखिए, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन ने, ठीक है ना, पूर्ण इस्लामिक परंपरा से सबसे पहले मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 33। 33 का आंसर देवें। जी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें से सही कथन कौन से हैं, ये आपको यहां पर बताना है ABCD में। सभी लोग बताएं। मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर आप आंसर दें, और साथ ही साथ में मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, सभी सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने कि अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किसानों द्वारा दिए गए भूमि की राजस्व के अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया था, यानी कि 50%, मैंने बताया था ना इसके पिछले क्वेश्चन में, 50% तक राजस्व की वसूली करता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसी से उसने अपनी सेना का विस्तार किया था, और परमानेंट उसने सेना रखी थी, स्थायी सेना का बंदोबस्त किया था, ठीक है। चलिए, तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 24।
चौथी, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली का तख्ता अधिकृत किया था? बताइए कहां से सबसे ज्यादा संपदा प्राप्त की थी? कौन सा विकल्प सही है इसका? फटाफट बताएं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है देवगिरी। देवगिरी पर सबसे पहले उसने, ठीक है, सबसे ज्यादा अकूत संपदा प्राप्त की थी देवगिरी पर। अलाउद्दीन का सेनापति, कौन था सेनापति? इसका सेनापति है मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर ने यहाँ पर हमला करके देवगिरी पर कब्जा जमा लिया था, जो कि दक्षिण में है ये देवगिरी। ठीक है, दक्षिण में थी, और यहाँ पे कब्जा जमाकर यहाँ से अकूत संपदा प्राप्त की थी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। बाद में ये देवगिरी, याद करें, तुगलक वंश, तुगलक वंश से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है ये। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, और इसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद। दौलताबाद रखा था। दिल्ली से शिफ्ट करके ये देवगिरी लेके गया था। ठीक है, और उसको दौलताबाद बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये आ गया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तान का शासक देखा था? वो कौन था जिसने कि 8 सुल्तानों का शासक देखा था इसमें से? जियाउद्दीन बर्नी, शमशेर सिराज अफी, मिन्हाज उस सिराज, या फिर अमीर खुसरो? कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर देवें, और क्लास को लाइक करते जाएं, और क्लास का लिंक शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेगुलर मेरी क्लास होती है 1 बजे, सुबह 10 बजे, और शाम को 6 बजे एमपीपीएससी की 6 बजे एमपीपीएससी की क्लास होगी, ध्यान रखें। 6 बजे एमपीपीएससी की क्लास है, लाइव क्लास। ठीक है ना, इसलिए मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसका सही विकल्प है अमीर खुसरो। एक अमीर खुसरो ही था जिसने कि दिल्ली के 8 सुल्तानों को देखा था, अपने आंखों के सामने तख्ता पलट देखा, अपने आंखों के सामने उनकी मृत्यु देखी थी। ठीक है ना, 8 शासक, ठीक है, 8 सुल्तान बदले थे। जी, अमीर खुसरो ने उसका सितार सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, सितार का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया था? ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 38। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक कर दें। काफी विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उतने लाइक मेरे को नहीं दिख रहे हैं, मेरे को लाइक चाहिए फटाफट। सभी क्लास को लाइक कर दें, और क्लास के लिंक को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर सुबह 10 बजे लाइव क्लास, फिर 1 बजे लाइव क्लास, उसके बाद में 6 बजे लाइव क्लास होती है विथ ऑल एक्सप्लेनेशन। चलिए लाइक बटन दबा दें जिन्होंने नहीं किया अभी तक। बताएं इसका आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 38 का? देखिए उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण, उसने मुस्लिम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित नहीं किए थे। ठीक है ना, ये कार्य नहीं किया था। उसने राजधानी स्थापित की थी, बिल्कुल है, दौलताबाद। ठीक है, दोआब क्षेत्र में राजस्व को बढ़ा दिया था। सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांसे और तांबे के सिक्के चलाए थे। तीनों बिल्कुल सही हैं, और इसका बी गलत है। बी गलत है, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इसने तांबे और उसे कांसे की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 2 3 4, और कौन सा सही है ये बताना है अपने को। प्रश्न नंबर 39 का आंसर दें।
देखिए चारों विकल्प बिल्कुल सही है इसके। ठीक है, 1 2 3 4 नरसिम्हा सुलभा संगम वंश का अंत किया था और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश आरंभ किया था, सुलभा वंश। ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, ऑल 4 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को लाइक कर दें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगली क्लास 6 बजे होगी, जिसमें आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? कौन सा विकल्प सही है? बताएं। इसका आंसर सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि पागल सुल्तान भी कहते थे और बुद्धि का बहुत ही ज्यादा प्रखर आदमी, प्रखर सुल्तान था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 41। बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मुद्रा संबंधी किए गए प्रयोग की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा विकल्प सही है? सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक बटन फटाफट दबा दें जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली क्लास का लिंक भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसको भी जरूर शेयर कर दीजिए आप लोग। आने वाली क्लास जो कि 6 बजे है एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज, उसमें भी आप जरूर आइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे पूरे मिक्स क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। पूरे सिलेबस को कवर करते हैं उसमें। जी, बहुत काबिल था, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उसकी योजनाओं को उसने सफल नहीं कर पाया था। देखिए, कांस्य सिक्कों के निर्माण पर सुल्तान ने अपना एकाधिकार स्थापित नहीं रख सका था, जो सिक्के थे ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या है? इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न 42वां। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली क्यों लेके गया था? बताएं, इसमें से कौन सा विकल्प क्या है? जी, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रहे, सम्राट अपना को विश्वास हो गया था कि दौलताबाद से दिल्ली पर उसका नियंत्रण खत्म हो रहा था। साथ में जनता को परेशानी हो रही थी इससे, और अधिकतर जनसंख्या दिल्ली में थी, जो कि, और सुल्तान कहाँ पे? दौलताबाद रहता था। दौलताबाद यानी कि देवगिरी, जो देवगिरी लेके गया था ये अपनी राजधानी को, जिसको दौलताबाद बाद में नाम दिया था। इस कारण से उसने वापस पुनः दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, ये रहा, मोहम्मद बिन तुगलक पागलपन और बुद्धिमत्ता का मिश्रण क्यों कहा जाता था? बताइए, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते चलें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। अगली क्लास मेरी 6 बजे होगी एमपीपीएससी की लाइव क्लास, जिसमें कि वो सारे डाउट क्लियर करूँगा।
ठीक है ना, पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनेंगे एमपीपीएससी के, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें, डिफरेंट सारे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए, क्योंकि उसने प्रशासन में जितने भी सुधार किए थे, चाहे वो कोई भी हो, वो असफल हो गए थे, तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 44, ये आ गया। बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में साधारणतः राय है कि, कौन सी राय है बताएं। वह पागल था, बुद्धिमान था, उसके चरित्र के विरुद्ध गुणों में मेल था, या फिर वह उदारवादी था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दें। मतलब वहां के लोगों की साधारणतः राय क्या थी उसके बारे में, वो क्या था वो कुछ नहीं, लेकिन उसका राय क्या थी। सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें और क्लास को के लिंक को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन मिलेगा जिसको, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ठीक है, स्टडी कॉन्सेप्ट, ऊपर चैनल का नाम स्टडी कॉन्सेप्ट लिखा है, आपके सामने दिख रहा है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और अगली क्लास मेरी 6 बजे रहेगी, 6 बजे एमपीपीएससी की एमसीक्यूज है, इसमें भी आप आइएगा। इसका जो आंसर है वो है, उसके चरित्र में विरोधी गुणों का मेल था, याद रखेगा। ये इसकी आम राय थी वहां के लोगों की, ठीक है ना, उसके बारे में। वो पागल था, ये वो मानते थे, बुद्धिमान था, बिल्कुल था, लेकिन ये कि उसके चरित्र में विरोधी गुणों का मेल था, यानी कि वो जो करता था जनता उसको पसंद नहीं करती थी, लोग उसको समझते नहीं थे, ठीक है ना, इस कारण से। तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी, आज की क्लास यही वाइंड अप होती है। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें, अभी आप मेरे को अभी बता दें, ठीक है ना, अंगूठा दबा दें, अलग अलग इमोजी आप डाल सकते हैं साथ में, और साथ ही साथ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। कल भी हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। पारितोष, सौरभ, ठीक है, अंकेश, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को बताना चाहता हूँ, कल भी हम इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री की जिस तरीके से लग रहा है काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू बट टुमारो ऑल्सो, ठीक है ना। कल भी हम हिस्ट्री पर ही क्लास लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम अगली जो मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को, वो जियोग्राफी की लेंगे। तो मेरी क्लास को फटाफट लाइक कर दें आप लोग, लाइक बटन प्रेस कर दें, जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं सभी लोग जिन्होंने लाइक बटन नहीं दबाया, साथ में अपने कमेंट बता दें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में जरूर आइएगा आप, 6 बजे की क्लास, एमपीपीएससी की एमसीक्यूज विद ऑल सिलेबस, इसमें सिलेबस से सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट इमोजी को भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास के लिंक को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी क्लास को कनेक्ट हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं हम 6 बजे, उसमें जरूर आइएगा आप लोग, ठीक है। आपसे बजा रही क्लास देगा, क्लास दे रहा हूँ, सो गए तुम्हें। बजे के बाद ही आना है यहाँ पर। समझ में आया?